करेगा तो उसकी क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, वो किस बेसिस पे नौकरी। एक मैसेज मिलेगा। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको देखना जरूरी है। ठीक है, तो इससे हम आगे। तो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड वाज proposed by humanistic psychologist अब्राहम मैस्लो। ओके, अब्राहम मैस्लो पूरा नाम है इनका। अब्राहम मैस्लो ने ये मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड दिया। ठीक है, हायरार्की मीन्स इसी तरीके का एक ट्रायंगल बनता है, इसमें सबसे ऊपर क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद है ना, इस तरीके का एक जो इस तरीके का स्ट्रक्चर में जो हम पढ़ते हैं उसको हायरार्की कहते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अगर ये हमें मिल गया तो फिर हमें क्या चाहिए। ठीक है, फिर ये भी हमें मिल गया तो क्या चाहिए, फिर ये क्या, इस तरीके से नीड मतलब क्या होता है, जरूरत। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। मतलब जो वर्कर है उसकी क्या जरूरत है, उसके जरूरत के अकॉर्डिंग उसके, सॉरी आवाज आ रही है, उसके ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो हम ये नीड उसकी बताते हैं वो कहलाता है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। इनका पूरा नाम था अब्राहम मैस्लोज, जो 1943 में इन्होंने ये नीड दिया था। ठीक है, हायरार्की दिया था। ही प्रपोज दिस थ्योरी इन अ पेपर इन साइकोलॉजिकल रिव्यू एंटाइटल्ड, एक पेपर में उन्होंने ये साइकोलॉजिकल रिव्यू में ये दिया, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है, उस पेपर का नाम क्या था, अ थ्योरी ऑफ human motivation. Further, he subsequently extended the concept by including the observation of human behavior. Okay. तो Maslow's hierarchy of need is often displayed as pyramid. Okay, पिरामिड की जैसा इसको अपन डिस्प्ले करते हैं। ये पिरामिड आपको दिख रहा है, इस पिरामिड में उन्होंने अपने ये जो ह्यूमन बीइंग है, जो वर्कर है, उनके नीड्स को बताया। ठीक है, तो किसमें डिस्प्ले किया गया, पिरामिड में। द लोवेस्ट levels of the pyramid of needs are made up of the most basic needs while the most complex needs are at the top. जो सबसे नीचे में है, ठीक है, ये क्या है, सबसे नीचे में है, जो पिरामिड का जो सबसे नीचे वाला लेवल रहेगा उसमें सबसे बेसिक नीड जो इंसान का होता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, अगर किसी को नौकरी, कोई नौकरी खोज रहा है तो वो नौकरी क्यों खोज रहा है, ताकि उसके घर में रोटी कपड़ा मकान कम से कम आए, वो उसका बेसिक नीड है ना, फूड आए उसके घर में, पैसा थोड़ा बहुत जो भी पैसा कमाएगा। तो सबसे, कोई नौकरी अगर कोई ज्वाइन करता है तो सबसे पहला नीड क्या पूरा करेगा वो, कि मेरे घर का रोटी कपड़ा मकान पूरा हो। ठीक है, रहने के लिए छत हो, खाने के लिए खाना हो। ओके, तो ये सबसे बेसिक, और सबसे टॉप में क्या रहेगा, सबसे लोवेस्ट और सबसे टॉप मोस्ट में बेसिक नीड्स वाइल द मोस्ट कॉम्प्लेक्स नीड्स आर एट द टॉप, जो सबसे कॉम्प्लेक्स नीड्स है। ठीक है, जहाँ सब कुछ उसका इच्छाएं पूरी हो गई, उसके बाद सबसे कॉम्प्लेक्स नीड्स क्या होगा, वो अपना अपना फुलफिलमेंट देखना चालू करेगा। ठीक है, वो खुद को आगे कहाँ देखता है ये देखना चालू करेगा, फिर वो खुद के लिए काम करना चालू करेगा। जी, उसका जो ये जो बेसिक नीड्स जो हम पढ़ेंगे वो अगर कंप्लीट हो गया तो सबसे टॉप में वो कौन से नीड में जाएगा, वो खुद का एकदम अपने बारे में फिर सोचेगा कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, मतलब काम करूंगा तो मेरा ग्रोथ होगा, ये सोच के जब काम करेगा तो वो टॉप लेवल में पहुंच जाता है। Once lower level needs have been met, people can move on the next level of needs. As people progress up the pyramid, needs become increasingly psychological and social. एक एक नीड पूरा होता है वर्कर का तो वो दूसरे नीड की तरफ जाता है। ठीक है, अगर उसका नौकरी लग गया, उसको पैसे मिलने लगे, तो फिर वो ये सोचेगा कि ठीक है, मेरे नौकरी लग गई, मेरे पैसे मिल रहे हैं, फिर उसके बाद ये जॉब जो है वो दूसरे नीड पे जाएगा। ठीक है, दूसरा नीड क्या है, सेफ्टी नीड्स। इसको हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे कि एक नीड पूरा होता है तो दूसरे नीड में जाता है, दूसरा पूरा होता है तो तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, इस तरीके से उसका नीड जो है वो बढ़ते रहता है। क्लियर हुआ, इसको अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये मैस्लोज ने कहा था कि क्या है, एक नीड उसका पूरा हो गया तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट लेवल में जाएगा। ओके, फिर उसको पूरा करेगा, फिर नेक्स्ट लेवल में जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएगा तो उसका साइकोलॉजिकल और
सोशल नीड आते जाएगा। एट द टॉप ऑफ द पिरामिड द नीड ऑफ पर्सनल स्टीम, ठीक है, वो पर्सनल ग्रोथ अपना देखना चालू करेगा, पर्सनल स्टीम, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट देखना चालू करेगा। पर्सनल स्टीम क्या है, जो टॉप में जाते रहेगा तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट देखो, पैसा भी मिल रहा है, सिक्योरिटी भी है, सब कुछ सही है, सेफ्टी है, लेकिन वो सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, ठीक है, ये सारा कुछ टॉप लेवल में जाते जाते वो देखना चालू करेगा। फीलिंग्स ऑफ accomplishment take priority like Carl Roger Maslow emphasized the importance of self-actualization, which is a process of growing and developing as a person in order to achieve individual potential। ठीक है, सबसे ऊपर में क्या कहलाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रहेगा, जिसका मतलब है कि वो अपने आप को ये देखेगा कि मैं ग्रो कर रहा हूँ कि नहीं, मेरा फ्यूचर क्या है, मैं इसी जगह सड़ जाऊंगा या मेरा कोई फ्यूचर है, मैं किसी पोजीशन में पहुंचूंगा आगे पहुंच करके, ठीक है। तो वो खुद के लिए लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन खुद के लिए काम करना चालू कर देगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक मतलब एक इंट्रो टाइप था। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या कहता है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड कहता है कि इंसान की कुछ बेसिक नीड्स हैं। जब किसी को, मान लीजिए आप कॉलेज पूरा करके निकले, आपने नौकरी खोजा, आपको नौकरी मिल गया, तो ये साइको नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स, सबसे पहला नीड्स जो आपको चाहिए रहेगा फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है उसमें आपका आता है खाना, पानी, वार्मथ, रेस्ट, रेस्ट, ठीक है। तो आपको पैसा, सबसे पहला क्या है, पैसा। इस तरीके से आप समझिए, ये जो खाना रोटी कपड़ा मकान, इसको आसान भाषा में समझिए, रोटी कपड़ा मकान आपको पैसे से मिलेगा। तो आप जब भी पहला नौकरी, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, तो पहला आपका नीड रहेगा कि मुझे पैसे मिले जिससे मेरी बेसिक ज़रूरतें पूरे हो, ठीक है। बेसिक ज़रूरतें जो भी है, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक चीज़ें हैं, ज़रूरी है। ये साइकोलॉजिकल नीड्स कहलाते हैं, ये सारे चीज़ क्या कहलाते हैं, फिजियो साइको नहीं, यहाँ क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये सारी चीज कहलाते हैं। तो सबसे पहला नीड्स होता है पैसा, कि मुझे नौकरी मिला है तो मुझे पैसा टाइम पे मिले, ठीक है। तो सबसे पहला नीड क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल नीड्स। इस तरीके क्वेश्चन आता है कि मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में इनमें से कौन सा नहीं है, ओके। तो ये पांचों आपको तो नाम याद रखना पड़ेगा। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरा है सेफ्टी नीड्स, तीसरा है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, चौथा है ई स्टीम नीड्स, और पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसमें कहा गया है, ई स्टीम क्या है, स्टीम के बारे में पूछ देगा, ई स्टीम किसमें कहा गया है। तो ये पांचों नाम तो आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। जॉब लगा, मुझे पैसा मिल रहा है, मेरे घर की जरूरत जो रोटी कपड़ा मकान है वो पूरी हो रही है, मेरा फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरा हुआ। मैं अब ये फिजियोलॉजिकल नीड्स जो मेरा पहला बेसिक नीड्स था वो पूरा हो गया। अब मेरी नौकरी लग चुकी है, पैसा भी मिल रहा है, फिर मैं ये, मेरा दूसरा नीड क्या है, मैं हायर लेवल पे पहुंच जाऊंगा। फिर मैं देखूंगा, ठीक है मेरी नौकरी तो लग गई, लेकिन ये नौकरी मेरी सिक्योर है कि नहीं है, ठीक है, मुझे कल को ये नौकरी से हटा तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो दूसरा नीड में पहुंच गया कि सिक्योर जॉब है कि नहीं मेरा, ठीक है, सेफ्टी है कि नहीं, मेरा सेफ्टी, मेरे मेरे लिए ये जॉब जो है वो सेफ है कि नहीं, ठीक है, कहीं बाहरी से कोई खतरा तो नहीं, या इंडस्ट्री में ही कोई खतरा तो नहीं, ये दूसरा नीड्स में पहुंचता है, ओके। तो जैसे ही आपका पहला नीड पूरा होता है, जिसे फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, पैसा आपको मिलने लगा, तो आप देखोगे कि मेरा जॉब सिक्योर है कि नहीं, ये दूसरा नीड हो गया, ठीक है। सिक्योरिटी, सेफ्टी, सेफ्टी नीड्स, इस तरीके का कोई भी, ये सब क्या कहलाते हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, सेफ्टी, साइकोलॉजिकल। अब आप दिमाग आपका संतुलन में आएगा कि हाँ चलो मेरे पास पैसा तो है। फिजिकल में क्या हो गया, आपको जो फिजिकल खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, ये फिजियोलॉजिकल इसीलिए नाम रखा गया। उसके बाद साइकोलॉजिकली मतलब दिमागी तौर पे आप संतुष्ट हो कि नहीं, ठीक है। आपका जॉब अगर सिक्योर हो तो आप साइकोलॉजिकली क्या हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे, ठीक है। तो जैसे ही आपको पता चला ठीक है पैसा भी मिल रहा है और मेरा जॉब भी सिक्योर है, फिर आप तीसरे की तरफ जाओगे, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, ठीक है। मतलब आप फ्रेंड सर्किल खोजोगे कि मेरे
या तो मुझे इंडस्ट्री में ही फ्रेंड मिल जाए, है ना। और इंटीमेट रिलेशनशिप्स भी लिखा है, मतलब आप शादी के लिए जाओगे कि चलो मैं, मेरा पैसा भी आ रहा है, मेरा जॉब भी सिक्योर है, मुझे अब शादी कर लेना चाहिए, है ना। फ्रेंड्स आप खोजोगे, फ्रेंड सर्किल रहेगा। ये सारा चीज क्या आ जाएगा, बिलोंगिंगनेस एंड लवनेस। ठीक है, आप लोग खोजोगे, जब आपको नौकरी मिल गया, पैसा मिल गया, जॉब सिक्योर हो गया, तो आप लोगों को खोजना चालू करोगे, मेरे फ्रेंड सर्किल बन रहे हैं कि नहीं, है ना, ये सारा। फिर ये सब भी हो जाएगा तो आप चौथे नीड में जाओगे। चौथा नीड आपका ये है कि ई स्टीम नीड। इस टीम नीड में आप सेल्फ रिस्पेक्ट खोजोगे। ठीक है, जॉब है, पैसा है, लोग हैं, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में। आप अच्छा खासा कमा रहे हो, लेकिन कोई भी आ रहा है आपको चार बात सुनाकर चला जा रहा है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट आपका वहाँ नहीं मान रहा है, तो आप नौकरी छोड़ोगे। पहला तो पैसा अगर सही नहीं मिला तो नौकरी छोड़ोगे। सिक्योर नहीं है आपका जॉब तो नौकरी छोड़ोगे। ठीक है, आपको फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है जॉब में। ओके, लोग एक दूसरे से लड़ाई ही कर रहे हैं। ठीक है, आपको हमेशा कोई ना कोई टांग खींच रहा है। तो ये, अगर बिलोंगिंगनेस नहीं मिल रहा है, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है जॉब में, तो भी आप जॉब छोड़ोगे। ठीक है, और ये सारे चीज पूरे हो गए कि पैसा भी मिल रहा है, सेफ्टी भी है, सिक्योर भी है जॉब, फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी है। तो फिर आप देखोगे कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, है ना, लोगों की वैल्यूज होते हैं, है ना, मेरे वैल्यूज के खिलाफ तो नहीं है यहाँ कुछ। फिर ये भी जब पूरा हो जाएगा कि ठीक है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, आपकी इज्जत भी दिया जा रहा है आपको, है ना, उस जॉब में आपको इज्जत भी मिल रहा है, सब कुछ है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, तो आप अगले नीड में जाते हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वहां आप देखते हो कि मेरा ग्रोथ है कि नहीं आगे, मैं अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देख रहा हूँ। ठीक है, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज। फिर यहाँ आप क्या करोगे, अपने ग्रोथ के लिए खुद काम करना चालू करोगे। ठीक है, यहाँ तक आप क्या करते थे, कंपनी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जब इस सेटिस्फेक्शन में, मतलब आपको कंपनी हर तरीके से सेटिस्फाइड कर दी कि आपको पैसा भी ठीक ठाक दे दिया, आपका जॉब भी सिक्योर कर दिया, फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी दे दिया, और आपको रिस्पेक्ट भी प्रॉपर दे रहा है, तो फिर आपको सब कुछ जब मिलेगा तो फिर आप क्या करोगे, अपने लिए काम करना चालू करोगे, है ना, कि मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरा फ्यूचर में मैं इस पोजीशन में पहुंच जाऊंगा। वो कहलाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्लियर हुआ? ये है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या हो जाएगा, जो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे फूड, वाटर, एयर, स्लीप, शेल्टर, क्लॉथिंग, है ना, ये कैसे आएंगे, पैसा से आएगी, मतलब पैसा मिलेगा तो आपका फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है पूरा होगा। फाउंडेशन ऑफ सर्वाइवल, विदाउट देम फोकस शिफ्ट ओनली ऑन सर्वाइवल। ठीक है, अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा अच्छा, तो आपका फोकस कहाँ रहेगा कि मैं कैसे सरवाइव करूंगा, मेरे घर में पैसा, खाना कैसे बनेगा, मैं घर का किराया या घर कैसे बनाऊंगा, है ना। तो ये आपका नीड पूरा होता है तो हम क्या जाते हैं दूसरे लेवल में, जिसे कहते हैं सेफ्टी नीड। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, वायलेंस, एक्सीडेंट। एक तरीके का सेफ्टी तो ये है कि आपको बाहरी से कोई खतरा तो नहीं है, और इंडस्ट्री के अंदर भी कोई खतरा तो नहीं है। और एक ये है कि स्टेबिलिटी है कि नहीं, जॉब सिक्योर है कि नहीं, है ना, इमोशनली आप सिक्योर है कि नहीं, है ना, कोई फियर में तो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सेफ्टी नीड्स में जाएंगे। जब सेफ्टी नीड्स पूरा होगा तो आप जाओगे लव एंड बिलोंगिंगनेस। लोग, फ्रेंडली इन्वायरमेंट खोजोगे। ठीक है, कनेक्शन खोजोगे लोगों से, इंटीमेसी, एक्सेप्टेंस, फ्रेंडशिप, फैमिली रिलेशनशिप, शादी वगैरह करना चाहोगे कि आपको जॉब भी हो गया, सब कुछ है। डिजायर टू फील पार्ट ऑफ ग्रुप एंड टू रिसीव लव। ठीक है, प्यार खोजोगे आप कुल मिला के लोगों से। ठीक है, तो ये जब पूरा हो जाएगा तो आप ई स्टीम नीड में पहुंच जाओगे। ए स्टीम, ये क्वेश्चन आता है, ई स्टीम क्या है। ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट याद रखना है आपको। ई स्टीम से याद रखना है आपको, सेल्फ रिस्पेक्ट खोजोगे, कॉन्फिडेंस देखोगे, अचीवमेंट देखोगे। ठीक है, रिकॉग्निशन, स्टेटस, फीलिंग कॉम्पिटेंट एंड वैल्यूड, टू टाइप्स, सेल्फ स्टीम एंड पब्लिक स्टीम। ठीक है, तो लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं कि नहीं, आपके जो वैल्यूज हैं वो पूरा हो रहा है कि नहीं उस कंपनी में, ये देखोगे।
और लास्ट में पहुंच जाते हो जब सब कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, ओके, पैसा मिला, सेफ्टी सिक्योरिटी मिला, प्यार मिला, फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिला और ये सेल्फ रिस्पेक्ट मिल गया, तो आप देखोगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंच जाओगे। यहाँ आप रियलाइज करोगे अपने टैलेंट, एबिलिटीज एंड वैल्यूज को बढ़ाओगे, बेस्ट वर्जन ऑफ वन सेल्फ, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, ग्रोथ, क्रिएटिविटी एंड रीचिंग फुल पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल से आप काम करोगे क्योंकि अब आपको किसी एक पोजीशन में पहुंचना है। ठीक है, तो ये था हायरार्की, मैस्लोस का, मास्लो का हायरार्की, नीड ऑफ हायरार्की कि एक वर्कर क्या चाहता है। अब इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ह्यूमन मोटिवेशन का इम्पोर्टेंस है कि उसके नीड को पूरा करते जाओ और उसे मोटिवेट करते जाओ काम करने के लिए। पर्सनल डेवलपमेंट होता है इससे। एप्लीकेशन इज साइकोलॉजी, एजुकेशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एनहांस वर्क प्लेस मोटिवेशन, वर्क प्लेस में मोटिवेट हो रहे हैं। गाइड्स इंडिविजुअल ग्रोथ एंड सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है, इंडिविजुअल ग्रोथ होता है और सेल्फ डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या था आपका मैस्लोज नीड हायरार्की। क्लियर है? ओके, यहाँ हमारा पहला चैप्टर जो था इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम करेंगे एमसीक्यू। ओके, ये जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पॉसिबल आ सकते हैं वो एमसीक्यू हम पढ़ेंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब क्योंकि आपने ये लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि सारे लेक्चर आपने देखा होगा, तो आंसर आप ही को देना है। ठीक, 30 सेकंड से 1 मिनट तक अपन रुकेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। चलिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं, छोटा तो नहीं है? एमसीक्यू ऑन इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी। ओके, जो इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी है उसके ऊपर जो एमसीक्यू है वो हम पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। ओके, पढ़ा है आप सबने, एफडब्ल्यू टेलर के बारे में पढ़ा है। तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल एफडब्ल्यू टेलर ने नहीं दिया है? पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा है प्रिंसिपल, एक मिनट, दूसरा क्या है फंक्शनल फोरमैनशिप, तीसरा है मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, चौथा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, तो दे याद करिए टेलर के 4 हमने प्रिंसिपल पढ़े थे, जिसमें से एक ये टेक्निक था। चलिए, कोई भी आंसर नहीं आया। ये फंक्शनल फोरमैनशिप याद कीजिए, ये टेक्निक के अंदर आया था, ये प्रिंसिपल नहीं था। याद आया कुछ कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल एफडब्ल्यू टेलर ने नहीं दिया? तो ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप था ये टेक्निक के अंदर, जो उन्होंने टेक्निक दिया था उसके अंदर आया था फंक्शनल फोरमैनशिप। और ये सारे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है, ये सारा कुछ आपके प्रिंसिपल एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? फंक्शनल फोरमैनशिप, एफडब्ल्यू टेलर ने ये प्रिंसिपल नहीं दिया, ये एक टेक्निक था। ठीक है, तो पहला का राइट आंसर क्या हो गया? फंक्शनल फोरमैनशिप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच स्कॉलर डेफिनेशन ऑन मैनेजमेंट इज द आर्ट। ठीक है, इनमें से किन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है? ठीक है, इन ये जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इनमें से किसने कहा है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है? पहला है हैरोल्ड कून्स, दूसरा जेएन
टूल्स, तीसरा है एस जॉर्ज, चौथा है हेनरी फयोल। चलिए याद करिए, किसने कहा है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है? एनी गेस? तो ये जो कून्स थे, है ना, कून्स ने कहा था कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? किन्होंने मैनेजमेंट का डेफिनेशन देते हुए कहा था कि मैनेजमेंट एक आर्ट है? तो ये हैरोल्ड कून्स ने कहा कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन हमने वहाँ कवर नहीं हो पाया हो, तो बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा। अगर इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे तो मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत घुमा के पूछ दे। विच स्कॉलर इंट्रोड्यूसेस द फंक्शनल टाइप और ऑर्गेनाइजेशन? चलिए ये तो हम पढ़े हैं, इसको तो आप बताइए। इनमें से किन्होंने फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया है? अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लास्ट क्लास ही पढ़ा है हमने, उसमें एक लाइन लिखा हुआ था जो फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, लाइन एंड स्टाफ पढ़े थे, ओके, फंक्शनल पढ़े थे। तो फंक्शनल टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसने दिया है? पहला है एफ डब्ल्यू टेलर, दूसरा है चेस्टर बर्नार्ड, एलन और मैक्स वीबर। लास्ट क्लास जिन्होंने किया होगा उनको ये आंसर पता होगा, ये फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किन्होंने दिया है, किन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। आवाज तो आ रही है ना मेरी? कोई दिक्कत दिखने में? चलिए गेस कीजिए, फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसने दिया है? लास्ट क्लास तो पढ़े थे ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। चलिए उसको खोल ही देते हैं तो फिर आपको क्लियर होगा। ये तो गड़बड़ है बाबा। ये देखिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस किया था, और ये भी पढ़ा था कि फादर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कौन थे? एफ डब्ल्यू टेलर। याद आया कुछ? लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन स्टाफ, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स और कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये पढ़ा था। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज हमने साफ साफ पढ़ा था कि फादर ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कौन थे? एफ डब्ल्यू टेलर। क्लियर हुआ? चलिए, तो इसका राइट आंसर है एफ डब्ल्यू टेलर। ओके, किन्होंने, कौन थे, किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फंक्शनल और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? एफ डब्ल्यू टेलर। इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट से, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, भले बाद में आप रिपीट देख करके इसको दोबारा कर लो। हेनरी फयोल इज वेल नोन। हेनरी फयोल आपने पढ़ा, वो कौन थे? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फॉर फॉर्मुलेटिंग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फॉर प्रोमोटिंग ट्रेड यूनियनिज्म, या नन ऑफ दीज? ये तो पता होना चाहिए। हेनरी फेल किसके लिए जाने जाते थे? चलिए, कोई आंसर नहीं। हेनरी फेल्स ने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, क्या क्या ठीक है, जो जनरल प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट तो एफ डब्ल्यू टेलर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात हुआ तो एफ डब्ल्यू टेलर हो गया। ट्रेड यूनियन के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं, उन्होंने प्रमोट किया ही नहीं था। तो एक ही ऑप्शन बचा ना कि हेनरी फयोल किसके लिए थे? उन्होंने जो 4 प्रिंसिपल्स दिए थे उसके लिए ये फेमस है। सॉरी, 14 प्रिंसिपल दिया था हेनरी फयोल ने। ठीक है, 4 तो उन्होंने दिया था, एफ डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, तो जनरल प्रिंसिपल्स जो दिया था हेनरी फ्योल ने, उसके लिए वो जाने जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क? ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, इनमें से कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है डिवीजन ऑफ वर्क के प्रिंसिपल को? पहला है वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या ये कहलाता है कि काम को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दो, या लेबर को ही डिवाइड कर दो, लेबर शुड बी डिवाइडेड? जो डिसेबल चैट, सॉरी सॉरी सॉरी,
इसीलिए आंसर नहीं आ रहा, क्या कर रहा है। सॉरी, कहीं ना सेटिंग गड़बड़ हो गया था इसलिए आपका मैसेज नहीं आ रहा था। अब मैसेज करेंगे तो आएगा, ठीक है। आवाज तो मेरी आ रही थी ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा था ना। अब आप मैसेज कर सकते हो, आएगा, ठीक है। यहाँ कुछ सेटिंग में गड़बड़ हो गया था। चलिए मैं क्या चार्ज लगा लेता, एक बार वाई लिख ले अगर मैसेज कर पा रहे हैं या आवाज आ रही है तो। मैं जब तक चार्ज लगा लेता, गड़बड़ हो गया। ओके। सॉरी, मेरे एंड से वो कहीं ना कहीं सेटिंग प्रॉब्लम था, जो मैसेज नहीं कर पा रहे थे आप। अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ये डिस्कस करके पढ़ेंगे तो आपका भी फायदा होगा, बाकी लोगों का भी फायदा होगा, इसलिए अपन डिस्कस करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, हेनरी फेयोल ने, बी इसका आंसर था, फॉर फॉर्मुलेटिंग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल है, इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या ये है कि वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दो, या लेबर को ही डिवाइड कर दो, और क्या रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड एमंग जॉब्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क अपन क्या कहलाता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड एमंग जॉब्स, जॉब्स में रिसोर्स को डिवाइड कर दिया जाए, या इट्स लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। चौथा ऑप्शन है स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन को लीड करना, है स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना। इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन का मतलब हो गया स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ वर्क हमने जो पढ़ा था वो क्या कहलाता है, तो बताइए इसका आंसर। कोई गेस करिए, फिर उसका आंसर देके आगे बढ़ते हैं। ए, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। डिवीजन ऑफ वर्क बहुत बड़ा चीज है, उसको क्या छोटे छोटे टास्क में बांटना ही डिवीजन ऑफ वर्क है? नहीं, ये गलत हो गया। डी, डी बिल्कुल सही, डी, है ना। आप स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम को बांट दीजिए, है ना, कि माइनिंग के स्पेशलिस्ट ये हैं, ये माइनिंग का काम करेंगे। ओके, ईएनडम इलेक्ट्रिकल के स्पेशलिस्ट ये हैं, ये इलेक्ट्रिकल के काम करेंगे, है ना। जो स्पेशलिस्ट के तरफ ले जाना ही क्या कहलाता है, डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बिल्कुल सही डी रहेगा, ठीक है। इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6, ज्यादा छोटा तो नहीं होगा तो बताना फिर, है ना। डैश इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड लीडिंग पीपल टू द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इनमें से कौन कहलाएगा, इनमें से क्या है जो लोगों को गाइड करता है, इंस्पायर करता है और लीड करता है। ठीक है, मतलब किसका डेफिनेशन है, ये फंक्शन है। मैनेजमेंट फंक्शन आप पढ़े हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, है ना, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट के फंक्शन आपने पढ़ा है। तो इनमें से कौन सा डेफिनेशन ये है, ये चार ऑप्शन है, उसमें से डेफिनेशन कौन सा है कि लोगों को गाइड करना, इंस्पायर करना और लीड करना। ठीक है, लोगों को गाइड करना, इंस्पायर करना और लीड करना, ये कौन से फंक्शन आएगा। चलिए, एक आंसर ए आया और एक आंसर डी आया, है ना। एक आंसर आया ए, एक आंसर आया डी। डी, डी मेजोरिटी में है, बिल्कुल सही, ठीक है। डायरेक्टिंग, जो ऑर्गेनाइजिंग आप कह रहे हो ए, ऑर्गेनाइज में क्या करते थे, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं उसे हम क्या करते थे, एक ऑर्गेनाइज वे में उसको करते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे, अथॉरिटी देते थे, ठीक, वो ऑर्गेनाइजिंग। लेकिन डायरेक्टिंग मतलब आप क्या कर रहे हो, उसे गाइड कर रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो, है ना, गाइड कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, लीड कर रहे हो, ये सारा कुछ डायरेक्टिंग के अंदर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा डी, डायरेक्टिंग, बिल्कुल सही। चौथा है, द मेन एम ऑफ टेलर वाज टू। टेलर ने जो साइंटिफिक मेजरमेंट थ्योरी दिया, इतना कुछ थ्योरी दिया, उनका मेन एम क्या था। पहला है इम्प्रूव लेबर रिलेशंस, लेबर्स में रिलेशंस को इम्प्रूव करना, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करना। तीसरा है टू अटेम्प्ट अ जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, एक जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट बनाना। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव।
तो 7 का आंसर बताइए। टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, ये जितने भी फंक्शंस दिए, प्रिंसिपल दिया, टेक्निक दिया, उनका मेन एम क्या था? क्वेश्चन नंबर 7। दिख रहा है ना? 7 का बी, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। डी, ऑल ऑफ द एबव। डी, नितिन। चलिए, नहीं, इसका राइट आंसर होगा इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी उन्होंने दिया, ये किस थ्योरी से है पहले ये ध्यान दीजिए, क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में लेबर के बारे में कुछ बात ही नहीं किया गया है। लेबर रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन, ये किस में आएगा? नियो क्लासिकल थ्योरी में। ठीक है, एल्टन मायो। याद रखिए, ये जब लेबर रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन इस तरीके का वर्ड आया, तो आप जो पढ़े हो तो वहां तक आपको जाना है कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में ये लेबर के बारे में बात ही नहीं किया गया, सिर्फ हमारे प्रोडक्टिविटी से मतलब था, है ना? तो इन्होंने, टेलर का जो मेन एम था वो क्या था? साइंटिफिक तरीके से आप काम करिए और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कीजिए। ओके, तो द मेन एम ऑफ टेलर वाज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। चलिए, यही डिस्कस हुआ है ना, अब आपको ये हमेशा याद रहेगा कि टेलर का मेन एम क्या था? प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स? ठीक है, इनमें से किसने, शायद ये क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं किए हैं इसलिए इसका आंसर देके आगे बढ़ते हैं। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन याद रखिएगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स किसने डेवलप किया था? तो ये थे पीटर एफ ड्रकर। ठीक है, ये शायद हमने इसका क्लास में डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तो किसने डेवलप किया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स? पीटर एफ ड्रकर्स। क्योंकि कुछ भी पूछ रहा है तो तैयार रहना, इसलिए ये भी क्वेश्चन ले लिया गया। Which of the following early advocates of organizational behavior was the first to argue that organizations were open system? ठीक है, किसने ये बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ओपन सिस्टम? ये भी हमने क्योंकि क्लास में डिस्कस नहीं किया था, इसलिए इसको अपन डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं कि किसने ये कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओपन सिस्टम है? तो ये चेस्टर बार्नार्ड। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम है। चलिए, ये तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार डीजीएमएस में भी पूछ चुका है और एमबीए के बहुत से एग्जाम में आ चुका है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। आगे बढ़े। हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? एफ डब्ल्यू टेलर, मैक्स वीबर, हेनरी फयोल, एस जॉर्ज। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको बिना कुछ आंसर बताए। चलिए, एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक, ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में तो आता ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर? चलिए, टेलर ने जो वो दिया, प्रिंसिपल दिया, चार प्रिंसिपल्स, उनमें इनमें से कौन सा नहीं है? पहला है, ये तो शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मेंटल रिवॉल्यूशन, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये फंक्शनल फोरमैनशिप क्या था? टेलर नहीं दिया है लेकिन ये टेक्निक है। ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है? टेक्निक है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको भी जल्दी से करके आगे बढ़ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन 12, मैनेजमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट देन एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू? ठीक है, किन्होंने कहा कि मैनेजमेंट जो है वो एक कंसेप्ट है, वाइडर कंसेप्ट है? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये भी हमने क्लास में क्योंकि डिस्कस नहीं किया, तो ये हेनरी फयोल ने कहा है कि मैनेजमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट देन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, ये वाइडर कंसेप्ट है। ओके, हेनरी फयोल। हेनरी फयोल वाज, चलिए ये क्वेश्चन क्योंकि क्लास में डिस्कस हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का, कि हेनरी फयोल कौन थे? सोशल साइंटिस्ट थे, माइनिंग इंजीनियर थे, अकाउंटेंट थे, या प्रोडक्शन इंजीनियर थे? क्वेश्चन नंबर 13, हेनरी फयोल कौन थे? ये क्लास में डिस्कस हो चुका है। ओके,
क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि, चलिए आंसर भी आ गया, बी है ना। याद था ना, माइनिंग इंजीनियर थे हेनरी फेयोल, कौन थे, माइनिंग इंजीनियर। इनका फंक्शन आज भी चल रहा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सब जो फंक्शंस इन्होंने दिए हेनरी फेयोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये माइनिंग इंजीनियर थे। हम माइनिंग से रिलेटेड ज़्यादातर लोग हैं, तो माइनिंग इंजीनियर, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हेनरी फेयोल कौन थे, एक माइनिंग इंजीनियर थे। क्वेश्चन नंबर 14, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डैश फंक्शन। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन किसका फंक्शन है, मैनेजमेंट का फंक्शन है, प्लानिंग का है, डायरेक्टिंग का है, ए एंड बी, मैनेजमेंट और प्लानिंग का है। जो एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंदर आता है, मैनेजमेंट के अंदर आता है, प्लानिंग के अंदर आएगा, या मैनेजमेंट प्लानिंग दोनों के अंदर आएगा, या डायरेक्टिंग के अंदर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है मैनेजमेंट का फंक्शन है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसका फंक्शन है, मैनेजमेंट का फंक्शन है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्कॉलर इंट्रोड्यूस द फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था कि फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसने दिया, तो एफ डब्ल्यू टेलर ने फंक्शनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दिया। क्वेश्चन नंबर 16, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, चलिए इसका आंसर बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पॉलिसी मेकिंग, एक्टिव डायरेक्शन टू गेट थिंग्स डन, एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो या तो पॉलिसी बनाना, या ऐसा डायरेक्शन देना कि चीज़ें हो जाए, काम हो जाए, या जो भी पॉलिसी बनाया गया है उसे एग्जीक्यूट करना। क्वेश्चन नंबर 16, 16 का सी, एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी। और कोई आंसर, कोई गेस। सी, चलिए देखते हैं इसका आंसर, पॉलिसी मेकिंग। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब टॉप, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन होते हैं, जो टॉप लेवल के होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स बोल लीजिए, है ना। जो हमने लेवल पढ़ा था, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठते हैं। वो क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रहेगा, तो पॉलिसी मेकिंग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। चलिए ये तो बन जाना चाहिए, इनमें से कौन सा करेक्ट, सही कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ रिजिड प्रोसेस, और डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक मतलब क्या, चेंज हो सकता है। ठीक है, रिजिड मतलब चेंज नहीं हो सकता। मैनेजमेंट मतलब हमेशा मैनेजमेंट करना पड़ता है। और एक क्या है, गोल ओरिएंटेड, जो हमारा गोल, हमने गोल जो बना दिया उसे ही अचीव करने के लिए हम हमेशा लगे रहते, मैनेजमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो नॉट करेक्ट वाला क्वेश्चन है। चलिए दो आंसर आ गया, डी। बिल्कुल, मैनेजमेंट क्या है, रिजिड प्रोसेस नहीं है, इसे हम चेंज कर सकते हैं, सिचुएशनल, है ना। लास्ट क्या पढ़ा था हमने, सिचुएशनल कंटिंजेंसी थ्योरी जो पढ़ा था, जिसमें सिचुएशनल थ्योरी कहते थे, तो वो वहाँ क्या कहा गया कि मैनेजमेंट को सिचुएशन के हिसाब से हमें चेंज करते रहना चाहिए। इसलिए मैनेजमेंट इज अ रिजिड प्रोसेस गलत आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, मैनेजमेंट इज नॉट एन अप्लाइड साइंस, अ प्योर साइंस, आर्ट, आर्ट एंड साइंस बोथ। इनमें से मैनेजमेंट क्या नहीं है, ठीक है, साइंस है, आर्ट है, आर्ट और साइंस भी है, बस ये प्योर साइंस बोलना गलत है कि सिर्फ साइंस है, ये गलत बात हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, आंसर क्या हो गया, प्योर साइंस। मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस। ओके, साइंस है, आर्ट है, बिल्कुल, लेकिन आप बोलोगे कि प्योर साइंस ही है, तो ये गलत बात हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। चलिए अब बताइए, राइट पर्सन को राइट जॉब में प्लेस करने को क्या कहा जाता है। फंक्शन में ये फंक्शन है। ओके, इनमें से कौन सा फंक्शन है, राइट पर्सन को राइट जॉब में प्लेस करना कहलाता है। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है,
तो स्टाफिंग जो वर्ड है, स्टाफिंग मतलब यही होता है कि जो जिस काम के लिए है उस काम में उसे प्लेस करना ही क्या कहलाएगा, राइट प्लेस स्टाफिंग। ओके, राइट पर्सन को राइट प्लेस में, राइट पर्सन को राइट जॉब में प्लेस करना क्या कहलाता है, स्टाफिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा स्टाफिंग। क्वेश्चन नंबर 20, दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू लाइंग डाउन, this function of management relating to laying down the foundation for carrying out the other functions of management successfully is, इनमें से कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो फाउंडेशन देता है ना, फाउंडेशन देता है अदर फंक्शंस को सक्सेसफुली बनाने के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, मतलब कौन सा ऐसा फंक्शन है जो बाकी फंक्शन के लिए एक फाउंडेशन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो बाकी फंक्शन, अदर फंक्शंस के लिए फाउंडेशन का काम करता है, मतलब उसके बाद ही बाकी सारे फंक्शन होंगे। ओके, आंसर आ रहा है सी। और कोई आंसर? ठीक है, फाउंडेशन का कौन काम करता है, बिल्कुल सही, आप प्लान करोगे पहले, उसके बाद ही ऑर्गेनाइज कर सकते हो, स्टाफिंग कर सकते हो, कंट्रोलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल सही, राइट का 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, प्लानिंग। प्लानिंग फाउंडेशन का काम करता है बाकी फंक्शन के लिए। क्वेश्चन समझना जरूरी है। ए, ऑर्गेनाइजिंग फाउंडेशन, पहले आप प्लान करोगे कि आपको क्या गोल है ना, ये सारा कुछ जब प्लान करोगे तभी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 के बताइए, ऑर्गेनाइजिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग व्हाट, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या एक्टिविटी करना है, क्या रिसोर्सेस चाहिए, हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, कौन पर्टिकुलर टास्क को करेगा, वेयर विल इट बी डन, कहाँ इसे किया जाएगा। ठीक है, या ऑल ऑफ द एबव। तो ऑर्गेनाइजिंग में ये सारे ही चीजें आ जाती है कि क्या करना है, क्या रिसोर्सेज लगेंगे, कौन करेगा, ओके, कहाँ करेगा, ये सारा ही चीज ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है। बिल्कुल सही, 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 22, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर, अच्छा, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जरूरी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जरूरी है क्या, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो क्या वहाँ मैनेजमेंट करना जरूरी है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या ऑल ऑफ द अबव, मतलब किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जरूरी है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट। ओके, आंसर आ रहा है डी, डी 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 डी, बिल्कुल सही है ना। चाहे किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आपका एक छोटा सा किराना स्टोर है और वो घाटे में चल रहा हो, उसमें भी आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ओके, प्लानिंग आप करोगे कि कब माल उठाना है, ठीक है, माल आ गया उसे ऑर्गेनाइज करोगे कि कौन सा माल कहाँ रहेगा। तो एक छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो नॉन प्रॉफिट भी हो, चाहे सोशल हो, सर्विस हो, सभी में मैनेजमेंट एसेंशियल है, ज़रूरी है, इसलिए राइट आंसर डी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23, मैनेजमेंट इज अ डैश एक्टिविटी, ठीक है, अब बताइए क्या मैनेजमेंट सिंगल एक्टिविटी है या ग्रुप एक्टिविटी है, या 23 या बोथ ग्रुप और सिग्नल दोनों, सिंगल दोनों है, या नन ऑफ द, मतलब मैनेजमेंट किस किस तरीके का एक्टिविटी है, ग्रुप में किया जाता है या सिंगल किया जाता है या सिंगल ग्रुप दोनों में किया जाता है। सी, बोथ ग्रुप एंड सिंगल। और एक आंसर आया बी, और एक आंसर सी। नहीं नहीं, सिंगल कभी नहीं होगा, मैनेजमेंट हमेशा क्या है, ग्रुप को लेकर चलेगा। ओके, ग्रुप एक्टिविटी है, हाँ, लोगों को ले करके चलता है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, चाहे वो 3 लोग हैं चाहे 300 लोग हैं, सबको ले करके आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसलिए ये क्या है, एक तरीके का ग्रुप एक्टिविटी है। ओके, तो आंसर क्या हो गया इसका, ग्रुप एक्टिविटी है मैनेजमेंट।
ठीक है, याद रखना मैनेजमेंट किस तरीके का एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 24, मैनेजमेंट डील्स विथ इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोथ ए एंड बी, या फिर आइदर ए और बी, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल। बताइए, मैनेजमेंट क्या सिर्फ इंटरनल के लिए है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही करेंगे, या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, या बोथ ए एंड बी, इंटरनल भी करोगे और एक्सटर्नल भी करोगे मैनेजमेंट। एक्सटर्नल में कौन आ जाएंगे, आपके क्लाइंट्स आ जाएंगे। ओके, इंटरनल में जितने भी आपके वर्कर्स वगैरह, प्रोडक्शन वगैरह हो गया। और इधर ए और बी, मतलब या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल। तो बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है सी, बोथ ए एंड बी। आपको इंटरनल भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा और एक्सटर्नल भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25, पॉलिसी फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ, कौन बनाता है पॉलिसी? टॉप लेवल के मैनेजमेंट बनाता है, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, या ऑल ऑफ द एबव? चलिए आंसर बताइए। पॉलिसी फॉर्मेशन कौन करता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल मैनेजमेंट? एक आंसर आया ए। ए बिल्कुल सही। टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं, है ना, टॉप लेवल के जो लोग होते हैं वो क्या बनाते हैं? पॉलिसी बनाते हैं। ये मैंने बताया था, ठीक है, 3 लेवल हमने पढ़ा था, टॉप, मिडिल और लोअर। जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होंगे वो क्या करेंगे? पॉलिसी बनाएंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन 26, अंडर मैकेनिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक टास्क सेटिंग इंक्लूड्स। हाँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने पढ़ा था। ओके, उसमें वर्क स्टडी पढ़ा। तो फिर ये बोल रहा है इनमें से कौन सा है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने पढ़ा, टाइम स्टडी, इमोशन स्टडी, मेथड स्टडी, ऑल ऑफ दैट। तो साइंटिफिक टास्क, किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए जो हम स्टडी करेंगे, है ना, टास्क, टास्क के लिए स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी? क्वेश्चन नंबर 26, वर्क स्टडी पढ़ा था, उसके अंदर ये 3 स्टडी पढ़े थे हम, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, साइंटिफिक मैनेजमेंट में। तो जो साइंटिफिक टास्क, टास्क से रिलेटेड कौन सा है? टाइम है, मोशन है, मेथड है, ऑल ऑफ द एबव? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। एक टास्क में टाइम भी हम देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है भैया, तो उसकी गति भी देखेंगे कितना गति लग रहा है, और मेथड भी देखेंगे। एक पूरे टास्क की बात कर दिया गया है ना, इसलिए। ओके, किसी काम करने के तरीके के बारे में बोलता तो मेथड स्टडी आता, लेकिन पूरे टास्क को जब हम साइंटिफिकली पढ़ेंगे तो उसमें ये ऑल ऑफ द अबव, चारों के चार आ जाएंगे। ठीक है, टाइम, मोशन, मेथड, चारों सब स्टडी करना पड़ेगा हमें। मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म। अब देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन उसी को घुमा करके पूछ दिया। वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस? वन बेस्ट वे, एक पर्टिकुलर तरीका है, हम मतलब दो चार तरीका है हमारे पास काम करने का, तो कौन सा तरीका है जिस जो बेस्ट रहेगा काम करने के लिए, है ना? मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे। एक आंसर आया डी। ओके, कौन सा स्टडी करेंगे जिससे हमें बेस्ट वे मिल जाएगा, बेस्ट तरीका मिल जाएगा काम करने का? ठीक है, तो बिल्कुल सही डी। मेथड स्टडी करेंगे, हमारे पास दो तीन मेथड आ गया, एक लॉन्ग वॉल भी कर सकते हैं, हाई वॉल भी, लॉन्ग वॉल कर सकते हैं, बोर्ड एंड पिलर कर सकते हैं, दो तीन मेथड। तो हम क्या करेंगे, उसका स्टडी करेंगे कि कौन सा मेथड है जो जो बेस्ट तरीके से हम काम कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा मेथड स्टडी। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो गया मेथड स्टडी। क्वेश्चन 28 देखोगे तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर, देखो इस पूरा नाम है ना यहाँ, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। मैकेनिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इंक्लूड, साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो मैकेनिज्म है, ठीक है, उसमें क्या इंक्लूड होता है? साइंटिफिक टास्क सेटिंग, जो भी आपका टास्क होगा उसको साइंटिफिक सेटिंग करेंगे। टास्क का प्लानिंग करना और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, या ऑल ऑफ द एबव? ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में किसी भी काम करने के लिए क्या कहा गया है? एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा है? इनमें से क्या कहा है? टास्क को साइंटिफिकली टास्क सेट करो, प्लानिंग करो टास्क का,
और जो भी टूल्स और इक्विपमेंट यूज कर रहे हो उसका स्टैंडर्डाइजेशन करो, या ऑल ऑफ द अबव, है ना। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव रहेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये सारे ही चीज के बारे में बात की गई है। ओके। फ्रेडरिक विंसो टेलर इज बेस्ट नोन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ विच अप्रोच टू जॉब डिजाइन। ठीक है, कौन सा अप्रोच एफ डब्ल्यू टेलर ने अपनाया था क्या जॉब को डिजाइन करने के लिए? बिहेवियरल अप्रोच, एर्गोनॉमिक्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट, या डिवीजन ऑफ लेबर? चलिए इसका आंसर बताइए। एफ डब्ल्यू टेलर ने कौन सा अप्रोच अपनाया, क्या इंट्रोड्यूस किया जॉब को डिजाइन करने के लिए? एक आंसर आया सी, बिल्कुल एफ डब्ल्यू टेबल मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट। बिहेवियरल तो भैया आपका एल्टन मायो हो जाएगा, एर्गोनॉमिक्स तो थ्योरी है ही नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर कोई थ्योरी नहीं है ना। तो एफ डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का अप्रोच अपनाया। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, है ना। इसमें टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट? चलिए, मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ा है, तीन पढ़ा था हमने, क्लासिकल, नियो क्लासिकल और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। ओके, तो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के कौन फादर थे? हैरोल्ड कुंज, कार्सन खान, एफ डब्ल्यू टेलर, मैक्स वीबर? याद है? तो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में कार्सन खान का नाम था, याद आया होगा तो। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में किसका नाम था? कार्सन खान। इन दोनों ने मिलकर बहुत सारा थ्योरी दिया है। यूनिटी ऑफ कमांड, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ऑल द सुपीरियर, उसके ऊपर जितने भी सुपीरियर रहेंगे सबसे ऑर्डर लेगा। इंडिविजुअल मस्ट सेक्रीफाइस इन द लार्जर इंटरेस्ट, ठीक है, जितने ज्यादा लोगों का जिसमें सहमति होगा उसी में काम, वही चीज माना जाएगा। सी है आपका बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल सी इसका राइट आंसर होगा। एक आदमी से कमांड लेना है, ठीक है, एक ही इंसान से कमांड लेना है और एक ही को जवाब देना है। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही, आप एक ही को जवाब दोगे, टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर, उसी की मानोगे और उसी को जवाब दोगे। ठीक है, ये नहीं कि जो आया वो अपना दिमाग देकर चला गया। ठीक है, तो 32 का आंसर हो गया सी। विच थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय डॉगल्स मैक जॉर्जर? चलो ये हम पढ़े नहीं थे, लेकिन आपको याद होना, पता होना चाहिए। दे हायरार्की नीड मास्लो ने दिया, है ना। ब्यूरोक्रेसी तो आपका नियो क्लासिकल में आ गया, और ये एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव नहीं है, थ्योरी एक्स एंड वाई है, वैसे ये हमने पढ़ा नहीं है। याद रखना है कि मैक जॉर्जर नाम का कहीं कोई थ्योरी आएगा तो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। क्वेश्चन 34, विच फीचर डज नॉट फॉर्म वन फायोल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? हेनरी फेयोल्स ने 14 प्रिंसिपल दिया था मैनेजमेंट का, उनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, 14 प्रिंसिपल पूरे याद होने चाहिए, मैंने उस समय बताया था। इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे कि जो 14 प्रिंसिपल हेनरी फेयोल ने दिया था, तो इनमें से कौन सा डज नॉट है ना, कौन सा वो प्रिंसिपल नहीं है? 14 में से इनमें से कौन नहीं है? पहला है स्प्राइट डी कॉप्स, दूसरा है इनिशिएटिव, सी है ऑर्डर, और डी क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो उन्होंने सेंट्रलाइजेशन दिया था, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं दिया था। तो 14 प्रिंसिपल में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो इसका आंसर डी, डिसेंट्रलाइजेशन हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल में से नहीं है। एज पर मास्लो, अभी अभी हमने पढ़ा, चलिए इसका तो आंसर बताना पड़ेगा। एज पर मैस्लोस थ्योरी, एक अंडरग्राउंड ट्रेनी है जो अभी अभी जॉब पाता है, हु रिसेंटली ज्वाइंट वर्क वुड हैव मोस्ट ऑफ नीड्स ऑफ, उसे सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, तुरंत ट्रेनी है और अभी अभी जॉब मिला है उसे, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जरूरत है, ई स्टीम की जरूरत है, सिक्योरिटी, या फिजियोलॉजिकल की जरूरत है? चलिए इसका आंसर तो आप बताइए। कि नया नया जॉब लगा है भैया, तो क्या उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन
पहुंच जाएगा डायरेक्ट, या स्टीम वाले नीड में रहेगा, या सिक्योरिटी वाले रहेगा, या फिजियोलॉजिकल। ठीक है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि अभी अभी पढ़े हैं, आंसर भी राइट आ रहा है डी, फिजियोलॉजिकल नीड में रहेगा। ठीक है, उसको भाई रोटी कपड़ा मकान चाहिए, अभी नया नया जॉब लगा है, तो आते के साथ वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोजने लगेगा, फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं खोजेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई स्प्राइट डी कॉप मीन्स। ठीक है, ई स्प्राइट डी कॉप मतलब क्या होता है, ये हमने हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल में पढ़ा था। यूनियन इज स्ट्रेंथ, सर्विस इज आवर मोटो, बायर बीवेयर, प्रोडक्ट इज आवर स्ट्रेंथ। स्प्रिट डी कॉप का क्या मतलब है? चलो आंसर आ रहा है ए, देखते हैं क्या आंसर है। बिल्कुल, ई स्प्रिट डी कॉप्स का मतलब होता है यूनियन ही ताकत है, सब मिलकर काम करेंगे तो ही अपना वो स्ट्रेंथ बनेगा। 38, एवरी सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम एंड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर इज। ठीक है, जितने भी नीचे काम करने वाले वर्कर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सुपीरियर से ऑर्डर लेंगे और उसे ही जवाबी दे ही रहेंगे। उसका मतलब क्या कहलाता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन और ऑर्डर। चलिए भी इसमें बी। ठीक है, बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा यूनिटी ऑफ कमांड, कि जितने भी वर्कर्स हैं सब ऑर्डिनेट्स हैं वो एक ही बॉस से रिसीव करेंगे क्या? ऑर्डर। क्वेश्चन 38, द चेन ऑफ कमांड फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज। बताइए, एक चेन ऑफ कमांड होता है जो टॉप, मिडिल, लोअर लेवल के, मान लो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, तो ऊपर से जो अपन नीचे की तरफ क्या आ रहे हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी में क्या है, कमांड, ऑर्डर दिया जा रहा है। ओके, तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इस चेन ऑफ कमांड को क्या कहा जाता है? इस चेन ऑफ कमांड को क्या कहा जाता है जो टॉप से, हायर अथॉरिटी से लोअर लेवल में जो कमांड करते हैं? पहला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन। बिल्कुल, ये स्केलर चेन वर्ड जो है यही कहलाता है कि जो कमांड है वो हाईएस्ट अथॉरिटी से लोएस्ट अथॉरिटी में आएगा। ठीक है, तो स्केलर चेन इसका राइट आंसर हो गया। स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ बोथ द वर्कर एंड द मशीन टू एलिमिनेट वेस्टफुल मूवमेंट इज। ठीक है, हम किसका स्टडी कर रहे हैं? वर्कर का भी और मशीन का भी मूवमेंट का स्टडी कर रहे हैं, ताकि जो वेस्टफुल मूवमेंट है उसे हम हटा सके। वो किस तरीके का स्टडी कहलाएगा? फटीग, टाइम, मोशन, वर्क स्टडी। ठीक है, मूवमेंट, याद रखिए क्या हम स्टडी कर रहे हैं? मूवमेंट ऑफ बोथ वर्कर एंड द मशीन, वर्कर और मशीन दोनों के मूवमेंट का स्टडी कर रहे हैं। क्यों स्टडी कर रहे हैं? रेस्टफुल मूवमेंट को एलिमिनेट करने के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो ये किस तरीके का स्टडी कहलाएगा? फटीग, टाइम, मोशन, वर्क। बिल्कुल, ये मूवमेंट वर्ड देख के ही आप समझ जाओ कि हम क्या कर रहे हैं, मोशन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जो भी अब फिर वेस्टफुल मूवमेंट रहेगा उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो राइट आंसर हो गया सी। चलिए, अभी अभी हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू मैस्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड इज अ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे हाई लेवल का नीड है, मीडियम लेवल का नीड है, लोअर लेवल का है, या फिजियो साइकोलॉजिकल नीड है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अभी अभी पढ़ के आए हैं, सबसे हाई लेवल का है, मीडियम का है, लो लेवल का नीड है, या साइकोलॉजिकल नीड है? सबसे ऊपर था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ट्रायंगल हमने बनाया था। ओके, सबसे ऊपर क्या था? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये याद रखना है, इसलिए ये सबसे हाई लेवल का नीड है। ओके, चलिए 41, द यूज ऑफ प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। याद कीजिए, पट और
सीपीएम के बारे में मैंने पहला लेक्चर में बताया था कि PERT प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक और सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड किसका पार्ट है, किसमें हम यूज करते हैं? बिहेवियरल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, मॉड्यूलर मैनेजमेंट या क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट। सबसे पहला लेक्चर याद कीजिए, पट और सीपीएम किसमें यूज होता है? क्वेश्चन नंबर 41 का सी मॉड्यूलर। मॉड्यूलर और क्वांटिटेटिव में कंफ्यूजन हो रहा है। मॉडर्न मैनेजमेंट के अंदर क्वांटिटेटिव आता है और क्वांटिटेटिव में ही पट और सीपीएम यूज होता है। ठीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट के अंदर हमने क्वांटिटेटिव पढ़ा था और क्वांटिटेटिव में ही सीपीएम और पट वगैरह यूज होता है। ओके, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक पट का, और क्रिटिकल पाथ मेथड इसका सीपीएम का। चलिए लास्ट, नहीं 42, हु डेवलप द थ्योरी जेड, ये हम नहीं पढ़े हैं, इसका आंसर है विलियम ओची। ठीक है, विलियम ओची ने थ्योरी जेड, एक्स वाई और जेड भी आ गया क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन थ्योरी जेड कुछ भी क्वेश्चन बन रहा है तो तैयार रहना इसके लिए, विलियम ओची। ठीक है, तो ये हमारा एमसीक्यू पहला चैप्टर से कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ऑथर का नाम, किसने क्या थ्योरी दिया, पर सीपीएम किससे रिलेटेड है। ओके, तो ये जितने भी एमसीक्यू हुआ उसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए, अब ये हो गया आपका पहला चैप्टर कंप्लीट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पर्सनल मैनेजमेंट चालू करेंगे। ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिलेक्शन, सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ माइनिंग एंटरप्राइजेस, लीडरशिप, ये सब लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्लेटिव, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट क्लास में पर्सनल मैनेजमेंट अपन चालू कर देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, एमपीपीएससी के लिए आपके सिलेबस में इतना ही दिया है मैनेजमेंट का, उसके बाद जनरल सेफ्टी का पोर्शन है, तो आप रिकॉर्डेड क्लास देखिए, है ना। आपका एक्सीडेंट वगैरह फिर आ जाता है, जो एमपीपीएससी के होंगे उनके लिए क्या है, ये एक्सीडेंट वगैरह फिर सिलेबस में आपका आ गया है। ओके, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, फिर जनरल सेफ्टी के क्लासेस में आप रिकॉर्डेड में देख सकते हैं, या कुछ दिन बाद जनरल सेफ्टी का लाइव क्लास भी होगा, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में लगभग इतना ही कुछ दिया हुआ था। मैनेजमेंट के बारे में बात किया जाए तो एक ओवरव्यू जैसा। ठीक है, तो आगे से आपका मैनेजमेंट का ये फालतू अननेसेसरी आप ये सारी चीज क्यों पढ़ोगे। ठीक है, और ऐसा कुछ रहा कि हाँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके भी शेड्यूल कर दिया जाएगा।